आपको शायद पता होगा कि जब से 2014 के बाद सरकार चेंज हुई है, जब से देश की माइनॉरिटी बहुत खतरे में आ गई है। लेकिन भारत में माइनॉरिटी का मतलब जनरली मुस्लिम्स को माना जाता है और कभी कभी क्रिश्चियंस को भी माना जाता है। Rahul Gandhi has done it again on an international platform. This is what he has now been claiming, that the minorities are under attack. BJP and the RSS have anti-minority policy. Released by the Secretary of State Antony Blinken at the Foggy Bottom headquarters. India seems to have normalized this everyday hate against the Muslim minority. There have been countless instances of attacks on Muslims just in this past year. Tell us, how safe is it right now to be a minority in India, particularly a Muslim? Religious minorities there coming recently under repeated attacks from ultra-nationalist right-wing Hindus. लेकिन what if I told you कि भारत के 8 राज्यों में हिंदू ही माइनॉरिटी हैं? अब कुछ लोग बोलेंगे कि आदर्श क्या सुबह सुबह भगवंत मान जी के साथ हैंग आउट करके आ रहा है क्या? लेकिन ये रियलिटी है। कितना जोर से ये सब में मेरा देखिए ना, ये सब लग गया पूरा। ये नजमा हेपतुल्ला माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने भी ये कहा था। Minority Affairs Minister Najma Heptullah claiming that Muslims were not minorities by any stretch of the imagination. अब हम साथ मिलकर जानेंगे कि भारत में माइनॉरिटी कैसे क्लासिफाई की जाती हैं और माइनॉरिटी का सिस्टम पूरे तरीके से बर्बाद हो रखा है और देश की सिक्योरिटी के लिए हमें इसे बदलने की जरूरत है। तो देखिए, इंडिया में माइनॉरिटी के सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है और इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी के बारे में क्या कहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी शब्द का क्लियर डेफिनेशन ही नहीं दिया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करता है। आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में विशेष प्रोविजंस किए गए हैं। But the Constitution does not define minority. कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को 2 जगहों पर मेंशन किया गया है, लेकिन अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। आर्टिकल 29 कहता है कि इंडिया में किसी भी सिटीजन का अपना अलग भाषा, स्क्रिप्ट या कल्चर है तो उसे अपना कल्चर कंजर्व करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 कहता है कि सभी माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो, उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पब्लिश और स्टेब्लिश करने का अधिकार है। तो सवाल ये है कि सिर्फ मुस्लिम्स, क्रिश्चियन और सिक्स कम्युनिटीज को ही सिर्फ माइनॉरिटी का दर्जा क्यों दिया जाता है? हिंदू कम्युनिटी को क्यों इसमें नहीं जोड़ा जाता है? लेकिन जब भी भारत में माइनॉरिटीज की बात होती है तो मुस्लिम्स को ही सीधे क्यों एसोसिएट कर दिया जाता है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आप लोगों को कुछ गाना सुनाई दिया? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब काफी सिंपल है। इस जवाब का नाम है अपीजमेंट। कांग्रेस ने भारत को अपने अब्बूजान का देश समझकर आजादी के बाद से ही जमीनें गिफ्ट करना शुरू कर दी थी। हाल ही में 123 प्रॉपर्टीज जो वक्फ बोर्ड को गिफ्ट में मिली थी वो मोदी गवर्नमेंट ने वापस ली है। 1950s में नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल चालू किया जिसमें सिर्फ हिंदूज को रिफॉर्म होने की जरूरत थी। हिंदुओं को कहा गया कि हिंदुओं को रिफॉर्म होने की जरूरत इसलिए है कि हिंदू औरतों को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ, लेकिन दूसरी कम्युनिटीज को भी रिफॉर्म होने की जरूरत है। दूसरी कम्युनिटीज की औरतों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, उन्हें भी तो रिफॉर्म होने की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सेकुलर भारत में मुस्लिम औरतों की किसी को परवाह ही नहीं। बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशन पेज की बात जिसमें लिखा होगा कि आप एग्री करते हैं कि आपकी माताजी और आपकी किडनी अब इस कंपनी की प्रॉपर्टी है, लेकिन आप 1 सेकंड में इसे इग्नोर करके एग्री कर देते हैं। आप तो जानते ही हैं कि इंडिपेंडेंसी के बाद जम्मू कश्मीर को 370 के साथ एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था माइनॉरिटी की भलाई के लिए। इवन कश्मीर में वो मेजोरिटी में है। जब हमारे सेकुलर पॉलिटिशियन पावर में थे तो वह कोड एंड कोड कम्युनिटीज को गिफ्ट पे गिफ्ट दिया करते थे, और जब पावर में नहीं है तो वादों पे वादे किए जाते हैं। निभाएंगे कांग्रेस पार्टी जो जैसा महबूब वाला कालम साहब ने जो बात कहे, घर में शादी मुबारक में जो महालक्ष्मी ग्रुप में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का, 500 रुपए में सिलेंडर देने का, जो पेंशन 4000 रुपए देने का, हर इसमें आप लोगों का हिस्सा आपको बराबर देंगे, ये आपके हक है। तेलंगाना में स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी खुलेआम कहते हैं कि कांग्रेस टेंपल की जमीन को बेचकर मुस्लिम डीक्लियरेशन को फुलफिल करेंगे। 1993 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो अपीसमेंट की रफ्तार और बढ़ गई। सबसे बड़ा इनिशिएटिव था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992। इस एक्ट ने रेकग्नाइज किया कि रिलीजियस कम्युनिटी की मार्जिनलाइजेशन के पीछे रीजंस को समझना जरूरी है।
इसकी चलते मई 1993 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी भी क्रिएट की गई, लेकिन ये 1992 का लॉ भी रिलीजियस माइनॉरिटी टर्म का क्लियर डेफिनेशन नहीं देता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस कम्युनिटीज को माइनॉरिटी के रूप में देखना चाहते हैं। और इसी मैंडेट के फॉलोइंग कांग्रेस ने अक्टूबर 1993 में 5 रिलीजियस कम्युनिटीज मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसीज को नेशनल रिलीजियस माइनॉरिटीज के रूप में नोटिफाई किया। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जैन जो एक माइक्रो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनको इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया। इसमें जेंट्स की गलती है यार, उन्होंने कभी एक अलग देश मांगा ही नहीं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात की ही नहीं। तो किस मुंह से माइनॉरिटी लिस्ट में आना चाहते हो साहब जी तुम लोग? सही पकड़े हैं। 2024 में फाइनली इसे अमेंड करके जेंट्स को भी माइनॉरिटी लिस्ट में डाल दिया गया। अब देखिए, शायद ये कमीशन माइनॉरिटी को अपने अधिकार दिलाने के लिए बनाया गया हो, लेकिन एंड ऑफ रिजल्ट बस यही हुआ कि माइनॉरिटीज की बस अपीजमेंट की गई, उद्धार नहीं किया गया। आपको पता है कि इंडिया में जो स्कॉलरशिप्स माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व की गई हैं, उनमें से वास्ट मेजोरिटी मुस्लिम्स को जाती है। अब मुस्लिम्स जो कि सबसे बड़ी माइनॉरिटी ग्रुप है, तो वो बाकी कम्युनिटीज के करीब 80% बेनिफिट्स खा जाते हैं। आर्टिकल 29 एंड 30 के तहत जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वो माइनॉरिटी ग्रुप आजादी से चला सकते हैं। इससे भी हिंदू कम्युनिटीज को काफी डिसएडवांटेज होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मानिए 3 लोग अमर अकबर एंथनी हैं, तो जो राइट टू एजुकेशन बिल पास किया गया है कानून के द्वारा, जो सभी स्कूल्स पर लागू होना चाहिए, लेकिन सभी स्कूल में लागू नहीं होता। बस अमर को आईटी अपने इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और अकबर और एंथनी को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। 2006 में 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और आर्टिकल 15 में क्लासिफाइड डाला था, जो कहता है कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन क्रिएट करता है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्वेशन की एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। यह सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर लागू होता है एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। इस तरह की रीजंस की वजह से आप देख सकते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट ले रहे हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। 80% स्कूल जो है वो इन द ईयर बिटवीन द ईयर 2005 से 2009 और इसके बाद उन्होंने इस माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट हिंदू और हिंदू इंस्टीट्यूशन को नॉन हिंदू डिक्लेयर करने के लिए मजबूर कर रही है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक बार रिपोर्ट पब्लिश की थी लास्ट ईयर, जिसमें ऑलमोस्ट 24,000 माइनॉरिटी स्कूल्स को सर्वे किया था। तो बताता है कि माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अलग अलग ट्रीटमेंट देने के क्या रिजल्ट हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन इन पर अप्लाई नहीं होती। इसके लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खुद के कानून बनाते हैं, टीचर कैसे रखने हैं, कैसे स्टूडेंट को एडमिट करना है और कौन सा सर्कुलम पढ़ाया जाएगा। और इस रिपोर्ट ने इसकी कुछ झलक दिखाई थी। कुछ स्कूल जो हैं, उनमें एक कम्युनिटी और एक कास्ट के लोग भर गए हैं और दूसरे और लोअर क्वालिटी के इंस्टीट्यूशन में सारे के सारे अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को ठूस दिया गया है। प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट के बीच जो गैप था, अब वो और बढ़ गया है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी देखें तो वह मस्जिद और चर्च को रेगुलेट नहीं करती, क्योंकि वो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन है। हिंदुओं को करती हैं, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी नहीं है। जिसका पूरा पैसा गवर्नमेंट को जाता है, वो गवर्नमेंट उसे यूज करती है। ऐसे इस्तेमाल करती है कि कई गवर्नमेंट जो है वह इन पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। पार्क बनवा देते हैं, सड़कें बनवा देते हैं, शौचालय बनवा देते हैं, लेकिन मंदिर का काम नहीं होने देते। तो एक तरफ से मंदिर का पैसा गवर्नमेंट खा जाती है और अपना पैसा वक्फ बोर्ड को दे देती है। वक्फ प्रॉपर्टीज पर स्कूल को अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने एक बार कहा था कि मंदिरों का पैसा गवर्नमेंट का पैसा है और गवर्नमेंट का पैसा वक्फ का पैसा है। अब बात करते हैं मुद्दे की बात की, ये माइनॉरिटी का सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद क्यों हो रखा है। अश्विनी उपाध्याय जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली और कहा कि भारत में कम से कम 10 राज्यों में हिंदूज को माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए। एंड ही इज राइट। अब आप देखिए कि जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, पंजाब जैसे स्टेट में हिंदू माइनॉरिटी में है और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में तो हिंदू और क्रिश्चियन में 1% का गैप है। अब 1-2 चक्कर अगर वहाँ पे बलजिंदर सिंह मार के आएंगे ना, तो ये गैप भी खत्म कर देंगे। तो इस माइनॉरिटी सिस्टम को सुधारने के लिए कई लोगों का कहना है कि आपने ये माइनॉरिटी की पॉलिसी को एक नेशनल पॉलिसी बना दिया है। इससे अच्छा तो आप स्टेट टू स्टेट डिटरमिन करते कि इस स्टेट में कौन माइनॉरिटी है और इस स्टेट में कौन माइनॉरिटी नहीं है। इससे प्रॉब्लम ये हुई है, जो हिंदू जो है वो कम से कम 8 राज्य में माइनॉरिटी में है, उनको फिर भी उस स्टेट में मेजोरिटी की तरह ट्रीट किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल पंजाब के सिख जो हैं वो मेजोरिटी में है, पंजाब में उन्हें फिर भी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप दी जाती है, जबकि माइनॉरिटी हिंदूज को वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती। सेम चीज जम्मू कश्मीर में अप्लाई होती थी और सेम चीज नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई होती थी। इन स्टेट में इन्हें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के भी बेनिफिट्स नहीं मिलते, बाकी सारी कम्युनिटीज को तो मिलते हैं। अब मैं यह आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह सिस्टम सही है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हैं और खासकर हिंदूज जो हैं भारत के अलग अलग स्टेट में, क्या उनके राइट्स को इग्नोर किया जा रहा है? इसकी रिस्पॉन्स में यूनियन गवर्नमेंट ने कहा था कि स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर है कि वह किसी भी स्टेट में माइनॉरिटी स्टेटस किसी भी कम्युनिटी को दे सकते हैं, और ऐसी हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है इंडिया में पहले भी। जैसे कि हाल ही में महाराष्ट्र में जूस को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है, और कर्नाटक में भी उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती भाषा को भी माइनॉरिटी लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, और हिंदूज को माइनॉरिटी स्टेटस दिया नहीं गया है। और इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जिन क्षेत्रों में हिंदूज की पॉपुलेशन कम है वहाँ पर उनके कल्चर को खतरा है। मिजोरम में आप देख रहे हैं कि कुकी ट्राइब्स जो है वह अलग अलग क्षेत्रों से आकर मिजोरम में शिफ्ट हो रहे हैं, और हिंदूज पॉपुलेशन जो है उसको और घटा रहे हैं। South of Mizoram's 11 districts share a more than 500 kilometer long unfenced and mountainous border with the Chin state of Myanmar. कई स्टेट में भी ऐसी ही हालत है। अगर इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिमों से आगे निकल चुके हैं। 2011 के सेंसस में हिंदुओं का लिटरेसी रेट 63.61% था, जबकि क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जैन जो कि नोटिफाइड माइनॉरिटी है उनका लिटरेसी रेट इनसे ज्यादा है। अगर इनकम की बात करें तो NSO के 68 राउंड के डाटा के मुताबिक हिंदुओं की मंथली मीन हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर है ₹8,086, जबकि मुस्लिम्स की अराउंड 8,069 रुपीज। इसमें भी फर्क बहुत कम है, और क्रिश्चियन, सिख और जैन की कमाई जो है वो हिंदुओं से बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद भी इन कम्युनिटीज को इतने सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो हिंदुओं को नहीं मिलते। माइनॉरिटी भी कैसे डिसाइड की जाती है यार? अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश की मुस्लिम पॉपुलेशन है अराउंड 40 मिलियन। ये पॉपुलेशन सऊदी अरेबिया की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, और ऐसी कई सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है ये पॉपुलेशन। तो इतनी बड़ी आबादी को आप उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी कैसे बोल सकते हैं यार? कोई सेंस बनता है इस बात का? तरह की हिपोक्रेसी और डिस्क्रिमिनेशन की हालत देखिए। हिंदू अपने मंदिर कंट्रोल कर सकते हैं और ना अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब उनके पास पॉलिटिकली और सोशियली पावर बहुत कुछ खास नहीं। SGPC को देखिए तो बहुत सारे गुरुद्वारा को कंट्रोल करती है और गुरुद्वारा के फंड्स को कंट्रोल करती है, जिससे उनके पास इकोनॉमिक पावर आती है, और गुरुद्वारा को कंट्रोल करने से पॉलिटिकल पावर भी आती है। अब वक्फ बोर्ड को देखिए, उनके पास तो इतनी पावर है कि आओ देखा ना ताओ जमीनें हड़पे जा रहे हैं, पर कोई सरकार उनको कुछ बोलती नहीं है। यह वही बोर्ड है जिसने कहा था कि 70% प्रॉपर्टी ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। उन्होंने ताजमहल को भी क्लेम कर दिया था एक बार। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि खुद मुगल बादशाह शाहजहां ने बोर्ड के पक्ष में ताजमहल का वक्फनामा तैयार किया। अगर आप चर्च को देखें तो चर्च इज द सेकंड बिगेस्ट लैंड ओनर ऑफ इंडिया आफ्टर द गवर्नमेंट, और उनके पास जो इतना पैसा है, पावर है, उसका इस्तेमाल यह पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए करते हैं और कन्वर्जन एक्टिविटीज के लिए करते हैं। तो उसके पास ऐसा कोई पावर ही नहीं है, क्योंकि उनके मुख्य मंदिर जो है वो गवर्नमेंट की पॉकेट में बैठे हैं। हिंदूज को तो ऐसे चूतिया बनाया गया है जैसे आपको बनाया जाता है कि अगर आप सागर में गूगल मैप को खोल ले तो आपने एड्रेस टाइप किया है कटरा बाजार का, और मैप ले जाके आपको चक्रा घाट में पटक देगा। हमें सारी कम्युनिटीज को स्टेट बेसिस पर माइनॉरिटी की तरह ट्रीट करने की जरूरत है कि सारी कम्युनिटी अपने अधिकारों का अच्छे से यूज कर सके। अब मेन सवाल जो उठता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट जो आई है, जो खुद को हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बोलती है, क्या उसके आने से कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं? पहले देखिए, इन्होंने CAA बिल पास किया है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज हैं उनको भारत में आकर सिटीजनशिप लेने का अधिकार है, इनमें हिंदू इंक्लूडेड है। और बीजेपी सरकार ने यह भी कहा है कि वो स्टेप्स लेंगे वक्फ प्रॉपर्टी ने जो कब्जा जमाया है भारतीय जमीन पर उसको खत्म करने के लिए। उन्होंने ऑलरेडी 123 प्रॉपर्टी को वापस लिया है। बीजेपी ने इलेक्शन से पहले कर्नाटक में मुस्लिम्स OBC क्लासिफिकेशन को भी हटाया था। उन्होंने 4% रिजर्वेशन को भी हटाया था। कुछ छोटे स्टेप्स तो बीजेपी गवर्नमेंट ने लिए, लेकिन अभी भी बीजेपी गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि उन स्टेट में जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में है उन्हें वहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए, और उन स्टेट्स में जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है उनके ऊपर से माइनॉरिटी टैग को हटाया जाए, और जो रियल माइनॉरिटी है वहाँ पे उनको बाय टैग दिया जाए। लेकिन शायद बीजेपी अभी कुछ इस पे करना नहीं चाहती, क्योंकि इस मुद्दे पर अभी भी बहुत सारा पॉलिटिक्स खेला जा सकता है।
तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको पूरी वीडियो देखने के बाद लगता है कि हिंदुओं को माइनॉरिटी टैग और माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। ठीक है, आज की राजनीति हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भैया हिंदुओं को, तो इन्हें पता चल पाए कि 8 राज्यों में अपन माइनॉरिटी है और क्या हिंदू दबे बैठे हो भाई, समझ जाओ। शेयर कर दो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा भाई। सब कम्युनिटी को लपेटेंगे, जो गलत हो रहा है सबको लटेंगे, सबको लपेटेंगे, हिंदुओं का हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब प्यारी सी कमेंट कर दो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो कि यह वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।